नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बस्ती में भीषण सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 28 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रॉली में घुसी लाश लेकर जा रही थी एम्बुलेंस, वो घुस गई है। एम्बुलेंस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। मौके पर पुलिस की टीम इस वक्त मौजूद है। दर्दनाक हादसा हुआ है बस्ती में। एम्बुलेंस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई इस हादसे में और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बस्ती से हादसे के बाद की, जहां पर नेशनल हाईवे 28 पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रॉली में घुस गई है एम्बुलेंस, जिसकी वजह से कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं और एम्बुलेंस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने एम्बुलेंस के भीतर से कड़ी मशक्कत कर लोगों को बाहर निकाला है। भारी भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो गई और जो लोग घायल हुए थे उन्हें फौरन ही अस्पताल भेजा गया है। हमारे संवाददाता हिजबुल रहमान इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिजबुल रहमान, क्या जानकारी आपके पास हादसे को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि एम्बुलेंस थी जो जिसमें क्लास लेके जाई जा रही थी, अचानक एक ट्रेलर था, उसके अंदर वो घुस गई। इसके बाद भीषण सड़क हादसे में जो है उसमें जो सवार थे लोग, परिजन होते, वो 3-4 लोग घायल हो गए गंभीर रूप से, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और काफी मशक्कत करनी पड़ी वहाँ। जिस तरह से एम्बुलेंस थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिस वाले और स्थानीय लोगों ने किसी तरह से निकाला लाश को बाहर और जो घायल थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर दिनदहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। गोली मारकर दिनदहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश में हत्या करने की आशंका जाहिर की गई है। थाना सदर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ दिनदहाड़े गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। शुरुआती जानकारी यह है कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। थाना सदर इलाके की यह घटना है। हमारे सहयोगी आरिफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए अमित, जिसकी हत्या हुई है उनका नाम हरेश है और हरेश बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते थे। पिछले लंबे टाइम से इनकी कोई दुश्मनी चली आ रही है। पुलिस को शक है कि शायद उसी दुश्मनी चलते हुए इसकी हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल के अलावा 5 टीम पुलिस ने लगाई है जो पूरे मामले को खुलासे में लगी हुई है। देखिए बताया जा रहा है कि बाइक पर बदमाश आए और उन बदमाशों ने हरेश को गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस को पूरे मामले की जांच कर रही है कि रंजिश का मामला है या कुछ और है। जी अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरिफ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर सहारनपुर में दिनदहाड़े फायरिंग हुई है। आपस में भिड़े हैं युवकों के 2 गुट। दोनों गुटों ने दिनदहाड़े फायरिंग भी की है। फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस ने मौके से कुछ युवकों को पकड़ लिया है। सहारनपुर के सरसावा कस्बे का यह मामला है। बड़ी खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पर 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई है और इस दौरान फायरिंग भी हुई है। फायरिंग से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मौके से कुछ युवकों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी देवेश त्यागी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या जानकारी है आपके पास? अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, थाना सरसावा क्षेत्र के अंबाला हाईवे पर यह घटना है। 2 युवक बाइक पर जो है फायरिंग करते हुए नजर आए। वहीं लोकल किसी ने उनकी वीडियो बनाई, कुछ सेकंड की ये वीडियो बनी है, उसी को जो है वायरल किया और पुलिस इसे छानबीन कर रही है। जैसे ही उनकी पहचान होगी तभी इन पर कार्रवाई होगी, संभव होगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने। और एक बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर आज राम बारात निकलेगी। राम बारात को लेकर अयोध्या में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। राम बारात की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अवधी मैथिली पद्धति पर आधारित होगी राम बारात। बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं, राम बारात को लेकर खासा उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या वासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और जानकारी के मुताबिक अवधी और मैथिली पद्धति पर यह राम बारात आधारित होने वाली है। इस बार की राम बारात बिल्कुल अलग होने जा रही है, क्योंकि इस साल यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है अयोध्या वासियों में और बारात में शामिल होने वाले लोगों के भीतर।
निमिष इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निमिष, कैसी तैयारियां, कैसा उत्साह है राम बारात को लेकर अयोध्या वासियों के भीतर? जी अमित, अगर आपको बता दें तो आज अयोध्या में इस बार का जो राम बारात महोत्सव है, जो राम विवाह महोत्सव, वो बेहद खास है। क्योंकि पिछली बार जब राम विवाह हुआ था तो अयोध्या विवाद पर फैसला भराया था, और इस बार का राम विवाह इसलिए खास है कि राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में अयोध्या के जितने भी मठ हैं जो माँ जानकी के संप्रदाय से रिलेटेड है, जो रसिक संप्रदाय के लोग हैं, उन लोगों के यहाँ तो विशेष तौर पर भगवान के राम विवाह की तैयारियां बहुत तेजी के साथ शुरू कर दी गई। सारे रस्मों रिवाज वही किए जा रहे हैं जो आदमी के आम घरों में होते हैं, जैसे कि तेल पूजन, हल्दी और पाँव पुजाई, साथ ही बारात पूरे शाम को भी निकलेगी। विवाह पंचमी के मुहूर्त में ये सभी पूरे अयोध्या के सड़कों पर राम बारात निकलेगी। उसके बाद मंदिरों में वापस जाएगी, जहां पर भगवान राम माता जानकी के साथ पहले सूत्र में बनेंगे, और उसके बाद जो है वो वैदिक रीति रिवाज के साथ पहले सूत्र में माँ जानकी बनेंगी। जी, बारात में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। जो आसपास के जिलों के लोग हैं वो बहुत पहुंच चुके हैं, लेकिन इस समय कोविड-19 का कॉल चल रहा है। इससे मंदिरों के लोग भी, मंदिर प्रशासन ने भी लोगों से उम्मीद की थी कि लोग कम से कम संख्या में आए, लेकिन चूंकि एक पारंपरिक रस्म रिवाज है और राम की नगरी में राम विवाह विशेष महत्व रखता है, ऐसे में इस तैयारी को लेकर के मंदिर प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं। और विशिष्ट जनों की अगर बात करें तो शाम तक अयोध्या की ये जो सड़कें जो खाली दिख रही हैं अभी, ये केवल आदमी और भगवान की बारातों से, जितने भी अयोध्या के प्रमुख मंदिर सबसे बारात निकलेगी। ठीक है निमिष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मंदिर निर्माण के लिए संग्रह अभियान पर चर्चा हो रही है। विश्व हिंदू परिषद ने संत सम्मेलन बुलाया है। दोपहर 2 बजे से संतों का सम्मेलन चल रहा है। 21 दिसंबर को काशी में भी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज प्रयागराज में संतों का सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कैसे मंदिर निर्माण के लिए धन का संग्रह किया जाए, कैसे अधिक से अधिक लोग मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता निभा पाएं, इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर संतों के बीच आज चर्चा चल रही है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बैठक, ये सम्मेलन बुलाया गया है और 21 को यही सम्मेलन काशी में भी होने वाला है। और प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है संतों के सम्मेलन को लेकर? देखिए, राम मंदिर के निर्माण को लेकर संतों का सम्मेलन विहिप के काशी प्रांत कार्यालय केसर भवन में शुरू हो चुका है। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं और विहिप के भी केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके मौजूदगी में यहाँ पर ये बैठक चल रही है। और इसमें इस बात की रणनीति पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से मंदिर का निर्माण किया जाना है और कैसे सभी लोगों को इससे जोड़ा जाए। जो भी सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू हैं, हर परिवार से इसमें अंशदान लिया जा सके, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और यही यहाँ पर रणनीति तय होगी कि कैसे जो है मंदिर को लेकर सबका सहयोग इसमें सुनिश्चित किया जाए। इसमें 10 रुपये से लेकर जो चाहे सनातन धर्मी मंदिर निर्माण के लिए वो अपना सहयोग दे सकते हैं। 22, 23 और 24 नवंबर को जब प्रयागराज के यमुनापार इलाके के गोहनिया में आरएसएस की बैठक हुई थी, उस बैठक में विहिप के नेताओं से बातचीत हुई थी और इस बात की रणनीति तय हुई थी कि 11 करोड़ परिवारों तक और 55 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचकर उनसे मंदिर निर्माण में सहयोग दिया जाए। ये मंदिर करीब जब शुरू हो चुका है, पीएम के हाथों इसका शिलान्यास हो चुका है और करीब 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। 3 से 3.5 वर्षों में ऐसा माना जा रहा है। तो उसको लेकर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जन सहभागिता हो, उस पर यहाँ पर आज साधु संतों से चर्चा हो रही है और इसमें यह तय हो जाएगा कि क्या इसकी रूपरेखा होगी। चूंकि संत तमाम लोगों तक पहुंचे रहते हैं, उनके बीच उनका संपर्क रहता है, तो वो कैसे अपने भक्तों से, कैसे श्रद्धालुओं से इसमें सहयोग ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो विहिप के जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, ये सब लोग मिलकर लोगों तक जाएंगे। और ये जो संग्रह अभियान है वो जो चलाया जाना है वो 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व से लेकर 27 फरवरी माघी पूर्णिमा तक चलेगा। और इस दौरान जैसा हमने बताया कि 11 करोड़ हिंदू परिवार और 55 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचने का लक्ष्य जो है वो विश्व हिंदू परिषद ने रखा है। और इसी के निमित्त यहाँ पर ये संत सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें तमाम पूज्य संत हैं और विहिप के तमाम नेतागण भी मौजूद हैं।
आरएसएस के लोग मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर संत सम्मेलन चल रहा है जो कि करीब 2 घंटे चलेगा। और इसके बाद ऐसा ही एक सम्मेलन काशी में भी बुलाया गया है 21 दिसंबर को। उसमें भी तमाम साधु संत रहेंगे, पूज्य संत रहेंगे और वहाँ पर भी इस तरह की रणनीति तय हो जाएगी। और उसके बाद 14 जनवरी से इस तरह का संग्रह अभियान शुरू होगा ताकि मंदिर के लिए जो है वो पर्याप्त धन की व्यवस्था वहाँ पर की जा सके। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां पर परिवारवाद को खत्म करने का निर्देश दिया गया है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है। बीजेपी नेताओं के परिजन चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय हुआ है। मंत्री, विधायक और सांसद के परिजन भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीएम हाउस में हुई बैठक में यह निर्देश जारी किया गया है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। परिवारवाद को खत्म करने की दिशा में बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला हुआ है। संगठन और सरकार के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि एमपी एमएलए के परिजन पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। बीजेपी नेताओं के परिजन चुनाव में नहीं लड़ेंगे। 2021 में होने वाले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में अब बीजेपी के किसी सांसद, मंत्री व विधायक के परिवार का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कल मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, उनकी अध्यक्षता में जो बैठक थी उसमें फैसला लिया गया, जिसमें मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, चाहे राज्य मंत्री हों, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हों, कैबिनेट मंत्री हों, सभी मंत्री वहां पर मौजूद थे, जिनको साफ तौर पर यह कहा गया है कि होने वाले पंचायत चुनाव में किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, मंत्री के परिवार से कोई भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा। बीजेपी ने परिवारवाद खत्म करने का सीधे तौर पर निर्देश दिया और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी नेता के जो वर्तमान समय में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या फिर वो पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ेगा। सिर्फ कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि इसके बाद कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिसका जवाब अब विपक्ष को देना होगा, क्योंकि चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, इन पार्टियों में कई सारे ऐसे मामले आते हैं जिनको लेकर बीजेपी परिवारवाद पर सवाल खड़ा करती है। अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनके यहाँ परिवारवाद नहीं होगा और पंचायत चुनाव में किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक के घर से कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शाही के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, फिल्म सिटी की तैयारियां तेज हो गई हैं। कलाकारों को ट्रेनिंग देगी सरकार। फिल्म प्रोडक्शन के लिए कलाकारों को तैयार किया जाएगा। कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग का कार्यक्रम तय हुआ है। 2000 लोगों को यूपी सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। पुणे और मुंबई के ट्रेनिंग सेंटर से बाकायदा इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की तैयारी की गई है। तकनीक से जुड़े 6 कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कौशल विकास मिशन के तहत लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। पुणे और मुंबई के सेंटर से इसके लिए अनुबंध किया जाएगा और 6 तकनीकी कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक बड़ी खबर कानपुर देहात से है। धान क्रय केंद्र का निरीक्षण यहां पर जारी है। एसडीएम अंजू वर्मा ने निरीक्षण किया है। तीसरे दिन भी यहां पर खामियां मिली हैं। केंद्र प्रभारी को जेल भेजने के आदेश भी दिए गए हैं। क्रय केंद्र से बराबर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और इस दौरान भारी अनियमितता मिली है, जिसके बाद यह तय हुआ है कि कार्रवाई की जाएगी। धान क्रय केंद्र पर निरीक्षण का सिलसिला जारी है। एसडीएम अंजू वर्मा ने क्रय केंद्र का निरीक्षण किया है और तीसरे दिन भी उनको यहां पर खामियां मिली हैं, जिसके बाद केंद्र प्रभारी को जेल भेजने के आदेश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। और एक बड़ी खबर हाथरस से, टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर हम आपको हाथरस से बता रहे हैं, जहां पर गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते देखते आग फैलती चली गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग की सूचना फौरन ही फायर फाइटर्स को दी गई, जिसके बाद फायर कर्मियों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि टेंट हाउस के गोदाम में आग कैसे लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है, साथ ही फायर फाइटर्स ने यहाँ पर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस आग से लाखों का नुकसान हो गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। हाथरस से हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? आग कैसे लगी?
देखिए, अभी आग के लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे आग की सूचना को प्राप्त होने के बाद, और तुरंत ही लगभग फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। लाखों रुपए का नुकसान वहां पे, अभी ये टेंट का गोदाम था, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी आग किस कारणों से लगी है उसका पता लगा जा रहा है, बाकी पूरी तरह से आग को बुझा लिया गया है। अमित, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर नोएडा से, जहां पर ट्रक ने बस में टक्कर मार दी है। 14 यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगरा से नोएडा आ रही थी यूपी रोडवेज की बस, तभी हादसा हुआ। दनकौर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर ये बस हादसे का शिकार हुई है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी रोडवेज की यही वो बस है जो सीधे ट्रक से टकरा गई है और इस हादसे में 14 यात्री घायल हो गए हैं, उनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। यार रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चलिए आपको पश्चिम बंगाल के मिदनापुर लेकर चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। करना चाहता हूं मित्रों, आज हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6000 रुपया भेजे बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।